हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूं। उस कानून का नाम है वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत के 31वें गणतंत्र पे इनेक्ट किया गया है, लागू किया गया है। यह अधिनियम वनों के संरक्षण और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में बनाया गया है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और 1980 से लागू है। यह अधिनियम सबसे छोटा अधिनियम है। इसके अंदर केवल 5 धाराएं हैं। पहली धारा में अधिनियम का नाम, उसका विस्तार और लागू होने के दिनांक के बारे में बताया गया है। दूसरे अधिनियम में वनों के अनारक्षण या गैर वानिकी कार्यों के उपयोग में लेने के संबंध में क्या रेस्ट्रिक्शन के ये प्रावधान तय किए गए हैं, उन रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। नंबर 3 में यदि कोई इन रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करता है, यानी अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन करता है, तो उसकी सजा का प्रावधान दिया हुआ है। 3 का के अंदर किन अधिकारियों को अपराध के दोषी माने जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। धारा 4 के अंदर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है। और धारा 5 में रिपील एंड सेविंग के प्रावधान है। तो इस छोटे से अधिनियम को मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं, वो आप अवलोकन करें। इस अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट है कि कोई भी राज्य सरकार या अधिकारी किसी वन या उसके भाग को अनारक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई आदेश नहीं दे सकता है। वन भूमि या उसके किसी भाग में गैर वानिकी कार्य करने, यानी कि वन को गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लेने, नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के। और वन भूमि को बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के किसी को पट्टे पे भी नहीं दे सकता है। और वन भूमि में रिफॉरेस्टेशन के लिए वहां प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों झाड़ियों की फैलिंग भी नहीं कर सकता है, नहीं काट सकते हैं। तो इस प्रकार के ये 4 रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इन 4 रेस्ट्रिक्शन का यदि कोई राज्य सरकार या प्राधिकरण या कोई अधिकारी है उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उसको 15 दिन तक के सादे कारावास से दंडित किया जाता है। ये प्रावधान है, उसके दंड के प्रावधान है। अपराधी कौन होगा? यदि अपराध सरकार के विभाग के द्वारा किया गया है तो विभागाध्यक्ष इसके लिए अपराधी होगा, या किसी प्राधिकरण अथॉरिटी
के द्वारा किया गया है, तो प्राधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति जो उसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी है, या जो आदेश जारी करता है या जिसके कहने से आदेश जारी करता है, वे सभी अपराधी है। लेकिन यदि विभागाध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को इस उल्लंघन की जानकारी नहीं हो, तो वो उस संबंध में अपराधी नहीं होता है। इसके अलावा विभागाध्यक्ष या प्राधिकरण के अधिकारी के अलावा यदि किसी व्यक्ति या अधिकारी की मौन स्वीकृति, मौन अनुकूलता या लापरवाही के कारण ऐसा कोई उल्लंघन हुआ है और किसी ने किया है, तो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति भी इसके लिए अपराधी हैं। तो इस तरह के ये प्रावधान है। अब मैं आता हूं, धारा 4 के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी है उसके संबंध में। तो केंद्रीय सरकार ने 1981 में वन संरक्षण नियम 1981 बनाए थे। ये वन संरक्षण 1981 वर्ष 2003 में रद्द कर दिए गए और वर्ष 2003 में नए नियम बनाए जो वन संरक्षण नियम 2003 कहलाए। फिर 2004 में नियम 2003 में कुछ संशोधित किए जो वन संरक्षण संशोधित नियम 2004 कहलाए। तो वर्तमान में वन संरक्षण नियम 2003 व वन संरक्षण संशोधित नियम 2004 लागू है। इन नियमों में क्या है? इन नियमों में एक जो सलाहकार समितियों का होता है, गठन होता है, वह गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके अंदर कौन मेंबर होंगे, वो उसके बारे में पूरा विवरण दिया है, प्रोसीजर दिया है। इसके अलावा किसी वन भूमि या उसके भाग को अनारक्षित करने के लिए या वन भूमि को नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी के उपयोग में लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने के लिए जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं और केंद्र सरकार उन प्रस्तावों पर किस प्रकार से कार्रवाई करती है, ये संपूर्ण प्रक्रिया इन नियमों में दी गई है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, कौन सक्षम होगा, ये इसके बारे में भी प्रावधान दिए हैं नियमों में। तो वन संरक्षण अधिनियम के बाद वन संरक्षण नियम 2003 और वन संरक्षण नियम 2004 का भी अवलोकन करना चाहिए। किसी भी अधिनियम में मूल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अवलोकन करने से उस अधिनियम की पालना करने का पूरा प्रोसीजर ध्यान में आ जाता है। लेकिन इस कानून में एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा
दिए गए आदेशों की भी जानकारी होनी चाहिए। 1995 में एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोरम ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट संख्या 171 ऑब्लिक 1995 दायर की गई थी। इसके अलावा TN गोदावर्मन साहब ने भी रिट संख्या 202 ऑब्लिक 1995 दायर की गई थी। इस रिट के दायर करने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के सेक्रेटरी से जवाब मांगे थे, नोटिस जारी किए थे और जवाब मांगे थे, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी और सुनवाई तारीख को उन्होंने कोई वो अपना रिप्रेजेंटेशन पेश नहीं किया, ना कोई रेस्पॉन्स दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फ्रेश नोटिस जारी किए, लेकिन फ्रेश नोटिस जारी करने के बाद में भी कई राज्यों ने अपना रिप्रेजेंटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। तो अल्टीमेटली 12/12/96 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जो 12/12/96 के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस आदेश में वन संरक्षण अधिनियम के कई प्रावधानों को स्पष्ट किया है और यह आदेश एक लैंडमार्क आदेश रहा है। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में लागू हुआ था, लेकिन 12/12/96 से पहले उसको कोई जानता ही नहीं था, कोई अधिकारी नहीं जानता था, किसी ने तवज्जो नहीं दी थी कि ये ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिन 12/12/96 के आदेश आने के बाद में सबकी आंखें खुली और यह अधिनियम प्रकाश में आया। और 12/12/96 के आदेश के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक खूब सारे आदेश जो है जारी हुए उन सब आदेशों की भी पालना करनी जरूरी है। तो मैं 12/12/96 के आदेश को मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं। इन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के संबंध में और इनके आदेशों की पालना में वन मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है, सीरीज ऑफ गाइडलाइंस है। और ये गाइडलाइंस इतनी संख्या में है कि मालूम नहीं है कि कौन सी गाइडलाइन से पहले कौन सी गाइडलाइन आई हुई है। तो मैं भारत सरकार के वन मंत्रालय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जितनी भी ये गाइडलाइन जारी की है उनमें सीरियल नंबर अंकित कर दें, ताकि किसी वन अधिकारी को किसी प्रकरण पे कार्रवाई करने के लिए ये तो मालूम पड़े कि भाई मेरे पास में इस सीरियल नंबर की गाइडलाइन नहीं है, तो वो जो प्रोक्योर करे कहीं से, नहीं तो उसको पता ही नहीं है कि है कितनी गाइडलाइन है होनी चाहिए और उसके पास में कितनी गाइडलाइंस है। और ये गाइडलाइंस की कोई किताब भी बाजार में नहीं मिलती ताकि वो बाजार से ला करके उसको देख सके। तो जब से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें क्रम संख्या 1 से लेकर के शुरू कर दे और इसको जारी रखें। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम, वो उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश और उस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन सबका अवलोकन करना पड़ता है। और ये छोटा सा जो अधिनियम है इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है कि हर किसी के ये पूरा समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर ये बड़े वन अधिकारियों के लेवल की बात है। मैं तो केवल हमारे जो फील्ड स्तर के जो स्टाफ है, वन रक्षक, वनपाल, रेंजर, ACF और DFO, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, इनको क्या शक्तियां हैं और इनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यहां तक फोकस कर रहा हूं ताकि ये इनको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के ऑफेंस के संबंध में पूरी जानकारी रहे। भारत सरकार से प्रस्ताव भिजवाने, अप्रूवल करवाने, उसके लिए डाइवर्जन करने, उनकी गाइडलाइन, ये गाइडलाइन जो जितनी भी है ये मोस्टली फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन के संबंधित है। तो ये इनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये आता है कि वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी कैसे मिलती है। तो किसी भी वन भूमि पर जब कोई सरकारी काम
होते हुए पाया जाए। जैसे कोई सड़क बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई तालाब बना रहा है, एनीकट बना रहा है, मतलब कोई भी सरकारी एजेंसी वन भूमि को तोड़ रही है, कोई भी सरकारी एजेंसी वन भूमि को खोद रही है या वन भूमि को साफ कर रही है, तो वह एक ऑफेंस की श्रेणी में आ जाता है। यदि वन भूमि रिजर्व फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो उस रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो लोग वन भूमि को साफ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं या खोद रहे हैं या पत्थर निकाल रहे हैं, तो वो लोग रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो संबंधित धारा है, जिस स्टेट में भारतीय वन अधिनियम लागू है उसके भारतीय वन अधिनियम की धाराएं लागू हो जाती है, और जिस स्टेट में अपने स्टेट फॉरेस्ट एक्ट लागू है तो वो अपने स्टेट फॉरेस्ट एक्ट या राज्य वन अधिनियम की धाराएं लगा सकता है। राजस्थान में यदि रिजर्व फॉरेस्ट में कोई आदमी भूमि तोड़ रहा है, साफ कर रहा है, खोद रहा है, तो धारा 26 के तहत वो कार्रवाई करे, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तोड़ रहा है तो धारा 30 या धारा 31 के तहत या धारा 32 के तहत बनाए गए नियमों के तहत वो कार्रवाई करे, और वो अपनी पीओआर जारी करे, केस की इंक्वायरी करे। केस की इंक्वायरी में यदि ये सामने आता है कि किसी विभाग के अधिकारी ने इन श्रमिकों को ये नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी करने के लिए आदेश दिया है या सैंक्शन दी है या उसने कोई टेंडर जारी किया है, तो उस आदेश, सैंक्शन या टेंडर के संबंध में जांच करनी जरूरी है। और ये जांच जो अधिकृत अधिकारी है वे जांच कर सकते हैं। इस जांच में उन आदेशों की स्वीकृति की या टेंडर की प्रतिलिपियां प्राप्त करना, और जिसने जारी किया है उनसे पूछताछ करनी कि आपने क्या भारत सरकार की पूर्व अनुमति के ये आदेश जारी किया गया है या नहीं किया गया है। तो यदि उस अधिकारी ने भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आदेश जारी किया गया है तो वह अधिकारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की धारा 2 के उल्लंघन का आरोपी है। तो इस आरोप के संबंध में सारे साक्ष्य इकट्ठे करके और एक रिपोर्ट बना करके भारत सरकार को भेजने का प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट बना करके भारत सरकार के किस अधिकारी को भेजा जाना है या राज्य का किस स्तर का वन अधिकारी ये रिपोर्ट भेजेगा। तो वर्ष 2003 तक ये कोई क्लियर नहीं था। तो वो उसमें एक मेरे साथ एक मसला हुआ कि मेरी पोस्टिंग राजस्थान में वन मंडल सिरोही में हुई थी, और वहां सिरोही में सिंचाई विभाग द्वारा एक रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक जिसका नाम भैंसा सिंह वनखंड था, उसके अंदर बांध बनाने का काम शुरू किया, और उस बांध बनाने का उद्घाटन राजस्थान सरकार के मंत्री ने किया, और उसके अंदर तहसीलदार वगैरह सब एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भी शामिल थे। तो उन लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट में बांध बनाने के लिए भारत सरकार से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ले रखी थी, और डीएफओ साहब ने मुझे लिख के दिया कि आप नियमानुसार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करें। तो नियमानुसार क्या कार्रवाई करें, क्या नियम थे, तो 2003 से पहले ये कोई नियम थे नहीं। तो जो उस समय नियम थे, उस समय नियम यही था कि स्टेट गवर्नमेंट है वह भारत सरकार को वायलेशन की रिपोर्ट पेश करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन अधिकारी है ये किसी अधिकृत नहीं किया गया था। भारत सरकार के किस अधिकारी को भेजना है ये भी नहीं किया गया था, और सारा जो बर्डन है वो एक रेंजर के ऊपर डाल दिया। तो मैंने उस समय इस एक्ट का अध्ययन किया था, और मैंने खुद ने ही इस
वायलेशन की रिपोर्ट बना करके और सेक्रेटरी एमओएफ दिल्ली को भेज दी थी, और उसकी कॉपी हाई कलेक्टर को, पीसीसीएम को, सीसीएम को, सबको भेजी। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बाउंड्री खड़ा हुआ था, और मुझे सस्पेंड करने के लिए भी वहाँ के कलेक्टर वगैरह और वो मंत्री, उसमें मैंने दोषी बनाया था सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर के और जूनियर इंजीनियर तक, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के उल्लंघन के लिए मंत्री को, एमएलए को, प्रधान को, ये इन सबको आरोपी बनाया था। तो ये सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने नियमानुसार कार्रवाई की थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो कार्रवाई भी नहीं हुई, लेकिन वो बांध बनाने का जो काम रुक गया, उसके बाद में उसके प्रस्ताव भेजे गए, और जो कि प्रस्ताव बाद में भारत सरकार से सैंक्शन भी हुए। मेरे इसके बाद में 2003 में नियम बने, 2003 के अनुसार कि रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लखनऊ को एफसीए के वायलेशन की रिपोर्ट भेजी जानी होती है। फिर वो रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, वह यदि पाता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट वो संबंधित न्यायालय में पेश करेगा। तो न्यायालय में कंप्लेंट पेश करने का दायित्व है वह रीजनल सीसीएफ एमओएफ इंडिया गवर्नमेंट का है। और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एफसीए के वायलेशन की रिपोर्ट रीजनल सीसीएफ को भेजने के लिए एफसीए के नोडल ऑफिसर और डीएफओ को ऑथराइज कर दिया कि भाई ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से डीएफओ और नोडल ऑफिसर है, वह रीजनल सीसीएफ एमओएफ इंडिया गवर्नमेंट को वायलेशन की रिपोर्ट भेज सकते हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर वो रीजनल सीसीएफ एमओएफ इंडिया गवर्नमेंट संबंधित न्यायालय में परिवाद पेश करेगा। इसके बाद वर्ष 2018 में एक एमओएफ से इसके बारे में गाइडलाइन जारी हुई है। उस गाइडलाइन में भी ये बताया है कि यदि बिना परमिशन के कोई नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी वगैरह की जाती है, तो उसको संबंधित फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने ऐसा आदेश दिया है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है वह भारत सरकार को रिपोर्ट करे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डीएफओ और नोडल अफसर को इसके लिए ऑथराइज कर रखा है। तो मेरे ख्याल से ये बात होगी क्लियर होगी। छोटा सा एक्ट है एफसीए, उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बोलते हैं। इसकी धारा 2 का उल्लंघन होने पर उसकी जिन लोगों ने वन भूमि को तोड़ने का काम किया है या उसकी पालना की है, वो उनके खिलाफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या संबंधित स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करें। और जिस अधिकारी ने आदेश दिया है वो अधिकारी के खिलाफ एक रिपोर्ट बना करके और रीजनल सीसीएफ एमओएफ इंडिया गवर्नमेंट को भेजी चाहिए। वो रीजनल सीसीएफ इंडिया गवर्नमेंट है, वह संबंधित कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेंट पेश करेगा। लेकिन
आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज तक स्पेशली राजस्थान में एक भी ऐसा मसला नहीं है कि जिसके अंदर रीजनल सीसीएफ एमओएफ इंडिया गवर्नमेंट ने किसी न्यायालय में कंप्लेंट पेश की हो और किसी आरोपी को 15 दिन तक की सजा मिली हो, एक भी नहीं है। तो ये हाथी के दांत हाथ दिखाने के है, खाने के लिए नहीं है। क्योंकि एफसीए का उल्लंघन करने वाले कौन कौन लोग हैं? आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरीज, कलेक्टर, मंत्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो नहीं है। पहली बात में तो कोई डीएफओ या नोडल ऑफिसर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट रीजनल सीसीएम को भेजता ही नहीं है, और भेज दे तो उसकी एक भी उदाहरण नहीं है कि उसने कोई कोर्ट में कंप्लेंट पेश की हो और किसी को है सजा मिली हो। हाँ, जनरली होता यह है कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज करने के लिए जो परमिशन के प्रस्ताव भेजे जाते हैं यूजर एजेंसी द्वारा, उन प्रस्तावों में ये लिख दिया जाता है कि क्या यूजर एजेंसी ने कोई एफसीए का उल्लंघन किया है, तो उसका विवरण अंकित रहता है। फिर वो यूजर एजेंसी पे पेनल्टी इंपोज कर देते हैं और वो यूजर एजेंसी आराम से पेनल्टी भर देती है। लेकिन जिस ऑफिसर ने इस प्रकार का बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई आदेश दिया है, उस ऑफिसर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अलबत्ता जो बेचारा लोअर स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट रेंजर है, जिसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई ऐसा नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी का कार्य किसी डिपार्टमेंट ने कर दिया हो, तो उस गार्ड फॉरेस्ट रेंजर को चार्जशीट जरूर दी गई है। लेकिन उल्लंघन करने वाले को दंड देने का एक भी मेरे ध्यान में आया नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से भी कि यदि आपने ये एक्ट बनाया है ना, तो अपराधी छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसने भी अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि ये जो वनों का संरक्षण हो सके, ये फॉरेस्ट लैंड रह सके। नहीं तो कोई कर देता है, फिर वो काम रोक देते हैं, फिर वो अखबारों में मसला छाता है, फिर वो प्रस्ताव बना के भेज देते हैं, अल्टीमेटली पेनल्टी भरभरा करके और वहाँ काम हो जाता है। तो इससे वनों को नुकसान ही है। वैसे अभी मेरे ध्यान में आया है कि इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में संशोधन करने के प्रस्ताव चल रहे हैं। वैसे इस एक्ट को कमजोर कर दिया है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बना करके, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना करके इस एक्ट को भी कमजोर कर दिया गया है। लेकिन ये अच्छा नहीं है। जंगलों को आगे आने वाले जीवन के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। जंगल होंगे तो भविष्य में जीवन होगा, नहीं तो भविष्य में जीवन खत्म हो जाएगा यदि जंगल नहीं होंगे तो। और ये दिनों दिन घटते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल नहीं होगा और जीवन नहीं होगा। तो आने वाले जीवन और जनरेशन को बचाने के लिए जंगल बहुत जरूरी है। तो जंगलों को बचाए और इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को मजबूत बनाए और इसका उल्लंघन करने वाले को दंड जरूर दें। यही मेरी सरकारों से अपेक्षा है। धन्यवाद।